हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है चैलेंज एंड रिस्पांस थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आर्नल्ड टॉयनबी ने। तो हम देख लेते हैं कि आर्नल्ड टॉयनबी कौन थे। तो बेसिकली आर्नल्ड टॉयनबी जो थे वो थे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में 30 साल तक काम किया और इस पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी इस थ्योरी को समझने के लिए भी हम इन बुक का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी लाइफ टाइम में लिखा और ये 10 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। ठीक है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी इनकी बुक है जैसे सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, नेशनैलिटी एंड वॉर, ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट, हेलेनिज्म अ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन, ईस्ट टू वेस्ट, ऑटोबायोग्राफी, सर्वे ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड मैन काइंड एंड मदर अर्थ। ये इनकी लास्ट वर्क है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखनी है। ये सारी ही बुक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्नबी के आइडिया पे कि वो क्या मानते थे कि हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली टर्नबी कहते थे कि हिस्ट्री एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें इसका राइज, ग्रोथ एंड ब्रेकडाउन होगा। किसका होगा? ठीक है। टर्नबी की यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? सिविलाइजेशन। तो जैसे हमने स्पेंगलर का पढ़ा था कि उनकी पूरी पूरी जो थ्योरी थी वो किस पे वो बेस्ड थी? वो भी थी कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे। ठीक है। इनकी भी सिविलाइजेशन पे बेस्ड है। तो इनका यही कहना है कि जो भी सिविलाइजेशन का राइज होगा, ठीक है, उसका जो किस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है, अल्टीमेटली वो कैसे डिक्लाइन हो रहा है, ये एक चीज़ से हमें पता चलेगा। और वो क्या है? चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। और चैलेंज एंड रिस्पॉन्स भी किसके थ्रू? इन्होंने कहा है क्रिएटिव माइनॉरिटीज़ के थ्रू। हमें इनके रोल के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, क्रिएटिव माइनॉरिटीज़? कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो 10 वॉल्यूम में लिखी है इन्होंने और उसका नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो हमारी जो ये थ्योरी है चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, हम इस वर्क को देखते हुए कि इन्होंने क्या उसमें मेथड लगाया है, ठीक है, कैसा नेचर है और सब कुछ कैसा क्या है, ठीक है, उसके को समझते हुए, उनके कंटेंट को समझते हुए हम अपनी इस थ्योरी को समझेंगे। तो बेसिकली इनकी ये बुक जो है वो इतनी अच्छे से इन्होंने लिखी है, इतनी डिटेल में लिखी है, ठीक है, इसमें इन्होंने इतने अच्छे से डेटास को यूज़ किया है कि आर्थर मॉर्विक इसको क्या कहते हैं? मेटा हिस्ट्री कहते हैं। अब मेटा हिस्ट्री क्या होती है? तो मेटा हिस्ट्री ये होती है कि जब आप किसी हिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से लिखते हो कि उसके पीछे का हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी आप डिफाइन करने लगो। ठीक है। आसपास की कंडीशंस भी आपके उस हिस्ट्री के थ्रू पता चल रही है, तो उसे हम मेटा हिस्ट्री कहते हैं। अब ये कहता है कि इन्होंने कौन से ट्रेडिशन को फॉलो किया है। आखिर टॉयनबी का कौन सा था? क्या ये मार्क्सिस्ट थे या फिर कैसे तरीके से इन्होंने लिखा है? तो बेसिकली आप कह सकते हो ये पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के थे। मतलब कि ये पैटर्न्स देखते थे, लॉस देखते थे और ये इमेजिनेशन पे बेसिस अपनी हिस्ट्री को नहीं रखते थे। ये कहते थे कि हम फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे जो फैक्ट्स हमें बता रहा है हम हिस्ट्री में वो बताएंगे। हमारा इमेजिनेशन, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा बायस क्या है, हम वो नहीं बताएंगे। ठीक है। इनके मेथड में आप कर लें तो वही एम्पिरिकल, मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। यूनिट ऑफ स्टडी इनकी सिविलाइजेशन है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिविलाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने पूरी हिस्ट्री को डिफाइन किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 21 सिविलाइजेशन, 21 सिविलाइजेशंस को पढ़ा, उनको कंपेयर किया और फिर देखा। उनको भी 21 सिविलाइजेशन को पढ़ने के बाद भी उनमें भी उन्होंने डिफाइन किया कि कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है जो अरेस्टेड फॉर्म में हो गई थी। अरेस्टेड फॉर्म इन द सेंस मतलब कि वो ग्रो नहीं कर रही है, बस वो स्थिर है, रुकी हुई है। ठीक है। और कौन ऐसी मैच्योर है, कौन ऐसी प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है, इस समय कौन से एक्टिव सिविलाइजेशन है, ऐसे करके उन्होंने
इसको जो भी इन्होंने पढ़ा था 21 सिविलाइजेशन को, उनको अच्छे से डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो इनके सिविलाइजेशन को देखने के लिए कि इनका व्यू क्या है सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि पूरी थ्योरी अगर सिविलाइजेशन के बेसिस पे है तो सिविलाइजेशन इनके लिए क्या है, कैसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके इसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा है। दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 2 लाइन है इसको आप इग्नोर मत करना कि ये ऐसे ही लिखी हुई है, ठीक है। जैसे टॉयनबी रिजेक्ट्स रेशियल थ्योरी एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। रेशियल थ्योरी क्या है? रेशियल थ्योरी है बेसिकली एक पर्टिकुलर रेस में ही सारे इम्पोर्टेंट लोग थे, वही सब चीज़ को थ्राइव कर रहे हैं। और दूसरी ये भी है कि जैसे अफ्रीका में ही सब कुछ जन्म हुआ सारी सिविलाइजेशन का, तो इस तरह की थ्योरी को ये रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं भाई, हर सिविलाइजेशन का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट तरीका है कि कैसे वो ग्रो करे, कैसे वो अभी तक इस सिविलाइजेशन थ्राइव कर रही है, इन सब का अपना अलग अलग तरीका है। तो ये इसमें इन्वायरमेंटल का क्या रोल है, रेशियल का क्या रोल है, वो रिजेक्ट करते हैं। तो ये लाइन जो है आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम में कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस हैं जो ट्रू और फॉल्स में है, ठीक है। या नेट एग्जाम में भी ऐसा सेम क्वेश्चन आता है, तो ये देखना कि अगर कहीं ये लिख दिया कि टॉयनबी ने इसको एक्सेप्ट किया था, तो इसको ध्यान में रखना कि नहीं, एक्सेप्ट किया है नहीं, गलत बात है, ठीक है। और इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है सिविलाइजेशन में, तो एक बार तो हम लोग कई बार ये टर्म सुन चुके हैं, क्रिएटिव माइनॉरिटी और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। मतलब ज़्यादा कुछ हार्श नहीं, सिविलाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा एक साइड है जो बहुत ज़्यादा हार्श है और दूसरी साइड है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आता है जो हमारा मेन टॉपिक है, थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। तो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? ये कहते हैं कि अगर किसी सिविलाइजेशन का जन्म तभी होता है जब किसी सोसाइटी में, ठीक है, चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। चैलेंजेस मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, और रिस्पॉन्स क्या है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को देख के हम उनके सोल्यूशन को ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोल्यूशन ढूंढ कौन रहा है? क्रिएटिव माइनॉरिटी ढूंढ रही है। क्रिएटिव माइनॉरिटी मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने देखा कि अरे, आप देख रहे हो एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक जगह पे अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, अचानक से हमारे पास प्रोडक्ट बहुत है, ठीक है, पर मार्केट की कमी है। अब मार्केट की कमी है तो हमने क्या किया, हम दूसरी जगह मार्केट में, हम दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। बट अब फिर आप देखते हो धीरे धीरे, कह रहे इस पे तो बहुत पैसा लग रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर कहीं ना कहीं हम कॉलोनीज बनाने लग रहे हैं ताकि हमारा वो मार्केट भी हमें मिलता रहे, ज़्यादा पैसा भी ना लगे। इसी वजह से कॉलोनाइजेशन हो रहा है, फिर इम्पेरियलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रही है कि एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में कुछ लोगों ने ये देखा कि हमारे पास ये चैलेंज है कि मार्केट नहीं है, हमने उसको मतलब उस क्रिएटिव माइनॉरिटी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि दूसरी जगह जाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है, कहीं ना कहीं वो कॉलोनाइजेशन के फॉर्म में या इम्पेरिज्म के फॉर्म में वो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का कुछ पार्ट उधर जा रहा है, और ये सिविलाइजेशन हर जगह फिर फैलती जा रही है। इस तरीके से सिविलाइजेशन का इमर्ज हो रहा है और ये दूसरी दूसरी जगह ग्रो कर रही है। तो ये एक आप बेसिकली एग्जाम्पल कह सकते हो। उन्होंने कहा है कि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स क्या है, हिस्ट्री का रिदम है। बिल्कुल हिस्ट्री का ही, या नॉर्मल आप ही देख लो कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो या कुछ भी आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, तो जब तक आपको एक कोई चैलेंज नहीं मिलता ना, तो वो मोटिवेशन, वो पुश नहीं आता है। अब जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जून में है, ठीक है, तो आप अभी मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास ये चैलेंज है, मैं उसको अच्छे से सोल्यूशंस का ढूंढना, रिस्पॉन्ड करना। बट अगर यही आपके एग्ज़ाम की कोई डेट ना हो, तो आप कहीं न कहीं वो मोटिवेशन लो हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो, आप स्टेबल हो जाते हो, फिर वो ग्रोथ नहीं होती है जितनी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो देखते हैं कि ये जो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन है, क्या ये अपने आप हो जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है? तो नहीं होता है। हमने डिस्कस किया कि भाई चैलेंज आप जब दोगे, ठीक है, तो फिर ना वो पुश आएगा, वो अंदर से मोटिवेशन आएगी, वो डिटर्मिनेशन आएगा कि हमें इसको क्या कहते हैं, चैलेंज को एकदम जड़ से हटा देना है, ठीक है। तो ये हमारी ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन होगी, और ये कौन करेगा?
ये क्रिएटिव माइनॉरिटी करेगी। कुछ लोग ही कर पाते हैं ना। अगर क्रिएटिव माइनॉरिटी का मतलब कि क्या सब लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है? अब ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ है हम उसको मेज़र कैसे करेंगे? आखिर हम कैसे देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है? तो प्रोग्रेस से। हमारे अंदर क्या चेंज आ रहा है, ऐसे ही आप देखोगे ना। आप रोज़ योगा कर रहे हो तो आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, तो आप कैसे देखोगे कि भाई जो लास्ट हम हल्का-सा मौसम चेंज होने पे बीमार हो जाते थे, अब योगा करने से हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो प्रोग्रेस दिख रही है ना हमको। तो जब हमें ये प्रोग्रेस दिखती है, हम उस तरीके से करते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ पर भी है कि आप देख सकते हो, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखो कि ग्रोथ कैसे हो रही है किसी सिविलाइजेशन की, कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज में कितने वायर्स होते थे, ठीक है, बहुत भारी भी होती थी, कभी कभी कंप्यूटर्स बहुत भारी होते थे, आप उनको कैरी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। बट अभी क्या है कि वायरलेस हो गया है, ठीक है, लैपटॉप्स कितने छोटे-छोटे कितने हल्के-हल्के आ गए हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स, पहले हम कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स का अलग-अलग था, अब कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स एक में हो गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है हमारी, वो हमारा प्रोग्रेस ही तो दिखा रही है। ये हमारा मतलब सिविलाइज़ेशन कहाँ भी, ये जो सिविलाइज़ेशन हम जो रह रहे हैं, उसका प्रोग्रेस ही दिख रहा है। लेकिन एक ऐसा फ़ेज़ भी आएगा जो ये सिविलाइजेशन धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। और वो कैसा फ़ेज़ होगा? तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो ये डिक्लाइन का फ़ेज़ होता है, इसमें जो ब्रेकडाउन है, वो कोई बाहर का एनवायरमेंटल या कोई ऐसा कॉज़ नहीं है, ठीक है? ये इंटरनल है। इंटरनल कैसे है? जब क्रिएटिव माइनॉरिटी डोमिनेंट बन जाती है, ठीक है? क्रिएटिव माइनॉरिटी का डोमिनेंट बन जाना, कि अब वो छोटे लोग, जो कुछ लोग थे, ठीक है, छोटे अमाउंट में थे, कम अमाउंट में थे, अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोमिनेंट हैं, वो लोगों के ऊपर इतने डोमिनेट हो गए हैं कि क्लैश हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप करते हो तो आपकी सिविलाइजेशन धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लग रही है। आप सेम ही फॉर्म में अभी जो हमने इम्पेरिज्म वाला वो वाला एग्जाम्पल दिया, जब इम्पेरिज्म कॉलोनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्लैश आया ना, क्लैश आया तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये गलत है, तो कहीं ना कहीं वो बंद हुआ। तो यही वो बात हो रही है। जब परसुएशन क्या है, कोअर्शन में बदल जाए, मतलब जब आप परसुएशन का मतलब क्या होता है, आप किसी को परसुएट कर रहे हो, मना रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ 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 नहीं, ठीक है। कोअर्सन का मतलब क्या होता है कि आप किसी पे ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो। तो जब ये रिक्वेस्ट प्रेशर का फॉर्म लेने लगे, तो फिर डिक्लाइन का फेज़ तो नियर ही है। हाँ, और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, सबसे पहले तो हम जनता को सबसे पहले इग्नोर करने लगते हैं। तो ये तो नहीं करना है। कहीं पे भी अगर कुछ पर्टिकुलर लोग जो रूल हैं, जो डोमिनेंट पोज़ीशन पे हैं, वो बाकी सारे जो लार्ज नंबर है उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं चल सकता है, ठीक है? कुछ 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, पर फिर आवाज़ तो उठेगी ही ना। दूसरा, सेल्फ डिटर्मिनेशन आपका लॉस होने लगता है, मतलब आप जो खुद से तैयार होते थे कि नहीं मुझे करना है, वो कहीं न कहीं जा रहा है, लैक ऑफ डिसिप्लिन आ रहा है। और सोशल सुसाइड हो रहा है। सोशल सुसाइड का मतलब कि अब भाई हमारा जो अरेस्ट फॉर्म में आ गया है कि अब हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हम स्टेबल हो गए हैं, ठीक है? और ये डिक्लाइन का फ़ेज़ फिर डिसइंटीग्रेशन का फ़ेज़ ले लेता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहे सिविलाइज़ेशन का हो, चाहे लाइफ़ में पर्सनल हो, खोना नहीं है, ठीक है? दूसरा है मोरल कन्फ्यूज़न। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है क्योंकि आप एक पावरफुल पोज़ीशन पे हो, तो आप जो कर रहे हो वो सही है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिव माइनॉरिटी का डोमिनेंट माइनॉरिटी में बनने की, ठीक है? तो जब ये क्रिएटिव माइनॉरिटी, नंबर अभी भी ये माइनॉरिटी में ही है, ठीक है? नंबर अभी भी ये कम ही है, पर इनके पास पावर आ गई है, ये डोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है? तो जब ऐसा कुछ होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये भूल जाते हो कि मोरालिटी कहाँ लाई कर रही है। आप इमोरल काम करने लगते हो, डिसिप्लिन आपसे हट जाता है। जब ऐसा होता है तो सिविलाइजेशन एंड कर जाती है। तो ये हमारी थ्योरी थी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स की, ठीक है? तो बेसिकली क्या था चैलेंज एंड रिस्पॉन्स में? चैलेंज एंड रिस्पॉन्स में था कि कोई एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है? फिर उसका एक सॉल्यूशन ढूँढेंगे। सॉल्यूशन किसके थ्रू ढूँढेंगे? क्रिएटिव माइनॉरिटी के थ्रू ढूँढेंगे। और ये पूरा जो पोजीशन था, सिविलाइजेशन तब तक अच्छे से चलेगी जब तक ये क्रिएटिव माइनॉरिटी एक्टिव है। जहाँ ये क्रिएटिव माइनॉरिटी डोमिनेंट का फॉर्म लेने लगी, डोमिनेंट माइनॉरिटी बन गई, ठीक है? इमोरल इश्यूज़ होने लगे, तो ये सिविलाइजेशन हमारी डिक्लाइन कर जाएगी। और वो सिविलाइजेशन से के बाद अब कहीं दूसरी जगह सेम प्रोसेस होगा।
तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। होप कि ये आपको समझ में आई होगी। तब फिर आप इसको अच्छे से पढ़ो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको कहूँगी, आप ये बुक जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बुक बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू।